बेसिकोस। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे जो हम रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस का हमें सिग्निफिकेंस ही नहीं पता कि उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। तो इस सीरीज़ से हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, क्या क्या उनका सिग्निफिकेंस है, पेशेंट में क्या क्लिनिकल रिलेवेंस है और क्या चीज़ वो डिफरेंट टेस्ट की वैल्यूज सजेस्ट करती हैं। उसके बाद में हम जैसे जैसे डिजीज़ेस पढ़ेंगे उसमें उसका इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है उसमें। तो सबसे पहले आज है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम बेसिकली लीवर्स के फंक्शन देखेंगे। तो लीवर के फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वही चीज़ हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे, वही है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर क्या क्या परफॉर्म करता है इसके अंदर, लीवर के एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं। लीवर जो भी चीज़ सिक्रीट करेगा, जैसे अपना लीवर है तो लीवर के अंदर कुछ चीज़ आएगी प्लस लीवर बाइल डक्ट्स के थ्रू कुछ चीज़ सिक्रीट करेगा। तो जो भी चीज़ ये सिक्रीट करेगा उसको हम जब मेजर करेंगे तो दोज आर दी एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ द लीवर। लीवर कुछ चीज़ें सिंथेसाइज करता है जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। तो वो चीज़ हम उसके सिंथेटिक फंक्शन देखेंगे। लीवर कुछ चीज़ें स्टोर करता है जैसे कुछ विटामिन्स, तो हम उनके लेवल्स चेक करेंगे। प्लस लीवर के कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं तो वो चीज़ हम देखेंगे। प्लस साथ में लीवर हैज़ अ फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, या तो हम कोई ड्रग्स लें उसके मेटाबोलाइट्स को निकालना, या जो अमोनिया है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके उसको निकालना। तो वो चीज़ हम बस यही लीवर फंक्शंस हैं। तो इन्हीं लीवर फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे और उससे उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्या इम्प्लीकेशन है, क्या मतलब है उसका। तो इसमें फिर से जैसे फंक्शंस ऑफ लीवर में सबसे पहले हमारे पास सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शंस में लीवर क्या क्या सिंथेसाइज करता है, सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। मेटाबॉलिक फंक्शंस में क्या है, लीवर क्या बनाता है, प्रोटीन्स, प्लस लीवर कीटोन्स भी बनाता है, कीटोजेनेसिस, प्लस उसके अंदर टीसीए साइकिल होती है विच इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। फिर डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन है, जैसे वो चीज़ बताया था अमोनिया टू यूरिया इट विल कन्वर्ट, तो इसमें हम वी कैन मेजर अमोनिया लेवल्स। फिर एक्सक्रीटरी फंक्शंस है, एक्सक्रीशन में क्या एक्सक्रीट करता है, इसके अंदर बिलिरुबिन है, प्लस साथ में बाइल सॉल्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, प्लस कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में बाइल सॉल्ट्स हैं, प्लस ड्रग मेटाबोलाइट्स हैं। प्लस होम्योस्टैटिक लीवर के फंक्शन है जैसे ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन है, प्लस होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में इसका कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसमें भी रोल है, वो चीज़ भी आगे देखेंगे। प्लस लीवर के कुछ स्टोरेज फंक्शंस है, जैसे लीवर स्टोर करता है विटामिन ए, डी, के एंड B12, तो ये चीज़ हम देखेंगे। प्लस प्रोडक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स का प्रोड्यूस भी करता है लीवर। तो इसके अंदर सबसे पहले टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शंस, जो हमने ये देखा यहाँ पे जो हमारा लीवर है, तो ये जो भी चीज़ एक्सक्रीट करेगा थ्रू बाइल डक्ट अपनी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम के अंदर, तो वो चीज़ में क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम, सीरम बिलिरुबिन, और वही बिलिरुबिन आगे यूरिन में जाता है तो यूरिन बिलिरुबिन, यूरिन एंड फीकल यूरोबिलिनोजन, यूरिन बाइल सॉल्ट्स एंड द डाई एक्सक्रीशन टेस्ट। ये चीज़ हम टेस्ट देखेंगे फॉर एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ द लीवर। नेक्स्ट इज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस, लीवर जो डिटॉक्सिफाई करता है इसके अंदर हम हिप्योरिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं, प्लस डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड अमोनिया लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लीवर है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, तो हम इसके लेवल्स को चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं लीवर में कितना डैमेज है। ये बेसिक जो फंक्शंस है इनको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। फिर टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शंस, लीवर क्या क्या बनाता है उसके बेसिस पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम वी कैन मेजर, प्रोटीन टाइम वी कैन मेजर। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक फंक्शंस में लीवर इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो इसके अंदर वी कैन डू द OGTT टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, प्लस गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट वी कैन डू। इट इज़ रिलेटेड टू लीवर लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है एंड प्रोटीन है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेजर कर सकते हैं। प्लस इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो उसमें सीरम प्रोटीन लेवल्स हम मेजर कर सकते हैं, और अमीनो एसिड्स इन यूरिन अमीनो एसिड लेवल्स वी कैन मेजर। तो ये चीज़ हो गया हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन। फिर लीवर डिजीज एज सच, कि लीवर इन्फ्लेम्ड है कि नहीं, लीवर में इंजरी है कि नहीं, तो उसके अंदर हमारे पास टेस्ट हैं फॉर लीवर डिजीज। इसके अंदर सीरम ट्रांसएमिनेजेज हैं, इसमें AST लेवल्स हैं या SGOT लेवल्स हैं, ये नया नाम है, इट शुड बी प्रिफर्ड AST लेवल्स। देन ALT लेवल हैं या SGPT लेवल्स, है ना। इसको याद कैसे रखते हैं, बस ये चीज़ मैं ऐसे करता था, ALT में L है, प्लस PT में SGPT के अंदर P है, तो LP लंबर पंचर, इससे बस ऐसे। अभी ये निमोनिक है, आपके कुछ काम आए तो। दूसरे एंजाइम्स हैं इसके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटरल ट्रांसफरेज एंड 5 न्यूक्लियोटिडेज। ये सारे एंजाइम सिग्निफिकेंट होंगे जब भी कभी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जैसे ये हमारे पास लीवर है, तो लीवर के अंदर से बाइल डक्ट्स निकली, ये कॉमन बाइल डक्ट, अगर यहाँ पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये एंजाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, अगर यहाँ पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। और अगर लीवर में कोई भी इंजरी होगी यहाँ पे तो ये सारे एंजाइम्स रेज हो जाएंगे।
वेदर इट कुड बी एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या कोई भी हेपेटाइटिस किसी भी तरह का। ठीक है, ये चीज़ अभी डिटेल में बाद में देखेंगे। तो टेस्ट बेस्ड ऑन स्टार्ट करते हैं अब लीवर फंक्शन टेस्ट। सो सबसे पहले टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शंस देखते हैं कि लीवर क्या क्या चीज़ एक्सक्रीट करता है। तो इसके अंदर हम, जैसे हमने पहले भी देखा था, इसके अंदर हम टेस्ट देखेंगे सीरम बिलिरुबिन लेवल्स, यूरिन बिलिरुबिन लेवल्स, यूरिन एंड फीकल यूरोबिलिनोजन लेवल्स, यूरिन बाइल सॉल्ट्स लेवल एंड डाई एक्सक्रीशन टेस्ट। तो इसमें हमें सबसे पहले बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म देखना पड़ेगा, बिलिरुबिन कैसे बनता है। तो सबसे पहले आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज। जैसे ही आरबीसी के 120 डेज पूरे हुए, वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर आरबीसी का हो जाएगा फेगोसाइटोसिस एंड लाइसिस। तो उससे आरबीसी क्या बनाएंगे? आरबीसी विल कन्वर्ट इनटू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन विल फर्दर ब्रेक डाउन। हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर क्या बनेगा? ग्लोबिन प्लस हीम। ग्लोबिन क्या है? कुछ नहीं, इट इज़ मतलब अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड्स के अंदर इट विल ब्रेक डाउन। ये प्रोटीन है ग्लोबिन, तो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड पूल के अंदर इट विल मिक्स। अब हीम है, हीम भी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? बिलिरुबिन प्लस आयरन। आयरन भी हमारे पास रिसाइकल हो जाएगा इसमें, आयरन विल बी रिसाइकल्ड एंड बिलिरुबिन विल बी एक्सक्रेटेड वाया लीवर। वो चीज़ हम अभी देखेंगे। अब हीम से बिलिरुबिन कैसे बना, ये वाला स्टेप देखते हैं हम। हीम से बिलिरुबिन कैसे बना? सबसे पहले आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हुआ। हीमोग्लोबिन फर्दर हीम में कन्वर्ट हुआ, और जो हीम है, हीम प्लस आयरन में, आयरन हमारा रिसाइकल हो गया, और जो हीम है, हीम वाया हीम ऑक्सीजनेज इट विल बी कन्वर्टेड टू बिलीवर्डिन, और बाय बिलीवर्डिन रिडक्टेज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन। और ये जो बिलिरुबिन है लीवर तक जाएगा, लीवर उसे कॉन्जुगेशन करेगा उसका, फिर उसके बाद बिलिरुबिन विल बी एक्सक्रेटेड वाया बाइल डक्ट, वाया फीसेस, इनसाइड फीसेस। तो अब ये चीज़ है, इसमें पूरा प्रोसेस है। अब इसके अंदर क्या देखना है? ये वाला हमारा लीवर है, ये ब्लड है हमारे पास, और ये वाला है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये हमारी किडनी है। अब इसके अंदर इनका क्या क्या रोल है, कैसे कैसे काम करते हैं, वो देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे इसकी क्लास की। तो इसके अंदर सबसे पहले आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ। आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसके अंदर सबसे पहले जब भी आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो उसमें से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। सबसे पहले आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे हीम बना, हीम से बिलीवर्डिन, फिर बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन बना उसको बोलेंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसमें कोई कॉन्जुगेशन हुआ नहीं है लीवर के थ्रू। अब इसका क्या है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये वाटर इनसॉल्युबल है ना, वाटर इनसॉल्युबल। तो ये अपने आप लीवर तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि इसे कॉन्जुगेट होना है, तो अपने आप लीवर तक नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए इट हैज़ टू बाउंड विद एल्बुमिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमेशा एल्बुमिन से बाउंड होगी, और वो ब्लड के अंदर ट्रेवल करेगी और वो पहुंचेगी लीवर तक। अब वो लीवर तक पहुंची, लीवर ने उसे अपटेक किया अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और वो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीवर उसे कॉन्जुगेट करेगा वाया यूडीपी जीटी एंजाइम। ठीक है, यूरिडिल डाइफॉस्फेट एंजाइम के थ्रू, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज के थ्रू उसे कॉन्जुगेट करेगा। इट विल बी कन्वर्ट टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और यहाँ पे ये बिलियरी सिस्टम, इसके अंदर हिपेटिक डक्ट्स हैं प्लस साथ में कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये जो बिलिरुबिन है ये हमारा एक्सक्रीट होगा इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडनम के सेकंड पार्ट में। और वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है हमारा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडनम के सेकंड पार्ट में आएगा। वहाँ पे उस पर बैक्टीरियल प्रोटीएजेस काम करेंगे, और वो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन का 90% विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टर्कोबिलिन, और वो स्टर्कोबिलिनोजन और वो फेसेस में एक्सक्रीट हो जाएगा। और बचा हुआ 10% ऑफ यूरोबिलिनोजन विल अंडरगो एंटरोहिपेटिक सर्कुलेशन। एंटरोहिपेटिक का मतलब क्या है? कि दोबारा से इंटेस्टाइन से वाया लीवर इट विल बी रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब यूरोबिलिनोजन क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है, तो यूरोबिलिनोजन हमारे पास किडनी के थ्रू आके इट विल बी एक्सक्रेटेड इनसाइड द यूरिन। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्टेप है। अब इसके अंदर हम मैकेनिज्म देखते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहला अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है मेरा, वो वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल है तो वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं हो सकता, यूरिन एक्सक्रीशन नहीं होगा। फिर दूसरा इसके अंदर क्या है कि हमारा कॉन्जुगेशन जो लीवर में हुआ है इट विल बी एक्सक्रीटेड वाया बिलियरी सिस्टम। तो अगर कहीं भी मेरा बिलियरी सिस्टम ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। ये चीज़ हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, अगर किसी भी वजह से यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा और वो चीज़ अगर ट्रैवल कर जाती है इंटेस्टाइन के अंदर वाया नॉर्मल बिलियरी सिस्टम, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा उतना ही वो इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और जितना ज़्यादा वो इंटेस्टाइन के अंदर आएगा उतना ज़्यादा यूरोबिलिनोजन बनेगा। जितना ज़्यादा यूरोबिलिनोजन बनेगा उतना ज़्यादा यूरोबिलिनोजन एंटरोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, और उतना ही ज़्यादा यूरोबिलिनोजन यूरिन में एक्सक्रीट होगा। अब इसमें हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब लीवर इंजरी हमारा 3 तरह से हो सकता है।
बिलिरुबिन हमारा 3 तरह से रेज हो सकता है। पहला सबसे पहला होता है प्री हिपेटिक। ये हमारा लीवर है, लीवर से आगे कोई भी डैमेज हुआ तो इसमें है प्री हिपेटिक कॉज, प्री हिपेटिक कॉज ऑफ इंक्रीज बिलिरुबिन। प्री हिपेटिक में हमारा कौन सा बढ़ेगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा तो अब ये क्या करेगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डायरेक्टली हमारी किडनी में तो एक्सक्रीट हो नहीं सकता। अब हमारे पास लीवर के पास भी कुछ कैपेसिटी है, तो लीवर उस कैपेसिटी के ऊपर जाके तो इसको कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, तो इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा प्री हिपेटिक जॉन्डिस के अंदर बढ़ गया। अब इसकी वजह से क्या है, कुछ कॉन्जुगेशन भी बढ़ा क्योंकि लीवर की कैपेसिटी अपनी मैक्सिमम तक पहुंचेगी, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ा कुछ, है ना। लेकिन इतना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बना कि वो लीवर को बाईपास करके डायरेक्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। वो लीवर की विद इन कैपेसिटी था, तो जितना भी लीवर ने बनाया वो सारा का सारा उसने बिलियरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रीट कर दिया, डंप कर दिया, है ना। तो नॉर्मल से ज़्यादा बना, नॉर्मल से ज़्यादा बना तो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में आया, तो थोड़ा सा ज़्यादा यूरोबिलिनोजन बना, थोड़ा सा ज़्यादा यूरोबिलिनोजन बना तो थोड़ा सा ज़्यादा यूरोबिलिनोजन हमारी किडनी के अंदर एक्सक्रीट हुआ। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर क्या हो रहा है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा, उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा, लेकिन वो ब्लड के अंदर नहीं आएगा, वो सीधा इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम जब ब्लड इसके अंदर एलएफटी करवाएंगे तो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो रेज रहेगा, लेकिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड के अंदर नॉर्मल रहेगा, लेकिन कुछ जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा था वो हमारा बाइल डक्ट के थ्रू सीधा इंटेस्टाइन में चला गया सारा। उसकी वजह से थोड़ा सा यूरोबिलिनोजन ज़्यादा बना, तो वही यूरोबिलिनोजन अगर मैं यूरिन के अंदर कराऊंगा तो उसकी वैल्यू रेज्ड आएगी। तो ये तो हुआ पहले टाइप का जॉन्डिस, प्री हेपेटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस। दूसरा है हमारे पास हेपेटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस कि यहाँ पे मेरे लीवर के अंदर डैमेज है। अगर मेरा लीवर डैमेज है तो इसमें क्या होगा? मेरा कॉन्जुगेशन हैम्पर हो जाएगा, कॉन्जुगेशन प्रोसेस कर नहीं पाऊंगा। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो नॉर्मल बन रहा था, है ना, वो चीज़ लेकिन लीवर अपटेक नहीं कर पा रहा, कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा, तो विद टाइम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा क्या होता है इसके अंदर कि जब लीवर डैमेज होता है तो उसके अंदर जो बिलियरी सिस्टम्स हैं, जो डक्ट्स हैं, जो जाके कॉमन ड्रेन कर जाएंगी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, तो जब लीवर में चोट लगेगी तो ये भी सबसे पहला हमारा लीवर इंजरी का या कोई भी इंजरी का सेलुलर साइन क्या है? सेलुलर स्वेलिंग। तो जब सेलुलर स्वेलिंग होगी तो वो इन बाइल डक्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। जब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी तो हमारा जो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन हुआ वो भी हमारा बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाया, तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था ये एस्केप कर जाएगा सीधा ब्लड के अंदर। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी के थ्रू, तो हमारी यूरिन के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाइल ऑब्स्ट्रक्शन था इधर, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुँचा, तो उसकी वजह से यूरोबिलिनोजन भी बहुत ज़्यादा नहीं बना। तो इसलिए मैं जब यूरिन में करवाऊंगा यूरोबिलिनोजन तो वहाँ पे वैल्यूज़ नॉर्मल से थोड़ी कम आएंगी। प्लस साथ में यहाँ पे स्टर्कोबिलिन का काम होता है फीसिस को नॉर्मल अपना येलो कलर देना, तो हमारे पास जब यूरोबिलिन बना तो उसके अंदर स्टर्कोबिलिन भी थोड़ा सा कम बनेगा। जब स्टर्कोबिलिन कम बनेगा तो उसकी वजह से फीसिस का कलर हल्का सा पेल कलर होगा, लेकिन बिल्कुल पेल नहीं होगा क्योंकि कुछ बिलिरुबिन तो आ रहा है ना, तो कुछ स्टर्कोबिलिन तो होगा लेकिन नॉर्मल वैल्यू तक नहीं होगा। अब तीसरा हमारे पास कॉज क्या होता है? तीसरा होता है पोस्ट हिपेटिक कॉज। पोस्ट हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक का मतलब है कि हमारा ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं वो नॉर्मल है, हमारा जो लीवर है वो नॉर्मल है, हमारे पास दिक्कत आई बिलियरी सिस्टम में। अगर किसी भी वजह से मैंने कॉमन बाइल डक्ट दबा दी तो उसकी वजह से क्या होगा? मेरे पास कॉन्जुगेशन, जो लीवर है अनकॉन्जुगेटेड वो नॉर्मल है, कॉन्जुगेशन नॉर्मली हो रहा है, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है वो बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पा रहा बिल्कुल भी। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो सारा का सारा पहुंचेगा ब्लड के अंदर, एस्केप कर जाएगा। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सारा एस्केप कर जाएगा। अब हमने देखा था कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वाटर सॉल्युबल है, तो सारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होकर आ जाएगा यूरिन के अंदर। तो जब मैं यूरिन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कराऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा सीवियरली रेज रहेगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लस साथ में इसमें और क्या दिक्कत आएगी कि इसके अंदर कुछ भी बिलिरुबिन मेरे इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रहा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो यूरोबिलिनोजन बिल्कुल ही नहीं बन रहा, बिल्कुल ही नहीं बन रहा। तो जब मैं इसे यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन कराऊंगा तो ऑलमोस्ट निल वैल्यू मिलेगी कि ऑलमोस्ट जीरो, है ना। और दूसरा इसके अंदर अगर मेरे पास यूरोबिलिनोजन नहीं है तो यूरोबिलिनोजन का काम क्या है कि वो मेरा स्टर्कोबिलिन बनाता है। तो जब मेरे पास यूरोबिलिन नहीं है तो स्टर्कोबिलिन नहीं बनेगा, और जब स्टर्कोबिलिनोजन नहीं बनेगा तो उसकी वजह फीसिस क्या होंगी? बिल्कुल पेल कलर, क्योंकि क्या काम है स्टर्कोबिलिनोजन का कि स्टूल को अपना नॉर्मल येलोइश कलर देना, तो वो चीज़ नहीं होगा, तो मेरे पास बिल्कुल क्ले कलर्ड पेल स्टूल होगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक स्टेप हैं प्री हेपेटिक कॉजेज,
हेपेटिक कॉजेज हैं, पोस्ट हेपेटिक कॉजेज हैं, ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये बस एक तरह का ओवरव्यू था, एक बार दोबारा से सुनना, नहीं तो अभी डिटेल में तो एक बार दोबारा से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि विद इन द हेपेटोसाइट कि हेपेटोसाइट के अंदर बिलिरुबिन का क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो अब ये जैसे हमारे पास जो है ये पूरा एक हेपेटोसाइट है ना। अब इसके अंदर बिलिरुबिन का क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले बिलिरुबिन का अपटेक होता है वाया हेपेटोसाइट। ये प्रोटीन है MRP1 प्रोटीन, है ना। MRP1 प्रोटीन के थ्रू जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमारे लीवर के अंदर जाएगी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। वहाँ पे उसका UDP-GT एंजाइम के थ्रू कॉन्जुगेशन होगा और वो बनेगी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाया MRP2 प्रोटीन के MRP2 जो चैनल है उसके थ्रू वो हमारे कैनालिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर आएगी। कैनालिकुलर मेम्ब्रेन्स, बहुत सारी कैनालिकुलर मेम्ब्रेन मिक्स होके वो सारी की सारी कंबाइन होके बन जाएंगी कॉमन बाइल डक्ट। तो सबसे पहले MRP1 के थ्रू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अंदर आया और वो फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हुआ और वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाया MRP2 कैनालिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ड्रेन कर गया बिलिरुबिन। अब कुछ बिलिरुबिन का क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, वो MRP3 के वजह से वो साइनोसॉइडल मेम्ब्रेन में चला जाता है, साइनोसॉइड्स में चला जाता है। बेसिकली साइनोसॉइड्स क्या है, साइनोसॉइड्स एक कलेक्शन है जहाँ पे बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम टाइप का है जहाँ पे हेपेटोसाइट्स कनेक्टेड हैं। अब वो साइनोसॉइड के अंदर जब बिलिरुबिन यहाँ पे घूम रहा है तो उसको दूसरा लीवर अपटेक कर लेता है। वो दूसरे लीवर हेपेटोसाइट्स के अंदर वो चली जाती है वाया OATP के थ्रू वो दूसरे लीवर सेल्स के अंदर चली गई, तो जो दूसरे हेपेटोसाइट के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया, और वहाँ पे वो सेम MRP2 के थ्रू वो कैनालिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर चली जाएगी और वहाँ से वो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मैकेनिज्म क्या था, MRP1 के थ्रू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आया, वो कॉन्जुगेट हुआ, कॉन्जुगेशन के थ्रू वो MRP2 के थ्रू जाएगा हमारे पास कैनालिकुलर मेम्ब्रेन से CBD में, और कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन MRP3 के थ्रू जाएगा साइनोसॉइड्स में। उस साइनोसॉइड से दूसरा हेपेटोसाइट उसे ले लेगा, प्लस वहाँ पे थ्रू OATP के थ्रू दूसरे लीवर के सेल के अंदर जाएगी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और वो दोबारा से MRP2 के थ्रू वापस कैनालिकुलर मेम्ब्रेन से CBD के अंदर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है हमारा कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया के अंदर। तो अब जैसे अगर हमारे पास MRP2 का डिफेक्ट है, जैसे MRP2 है, MRP2 के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ठीक से हमारे पास लीवर के अंदर आ गया और उसका कॉन्जुगेशन भी ठीक से हो गया, लेकिन उसका जो एक्सक्रीशन होना था वाया कैनालिकुलर मेम्ब्रेन टू CBD वो चीज़ हमारा नहीं हो पा रहा। तो रिलेटिवली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता जाएगा और वो लीवर को स्किप करके हमारे पास सीधा वाया साइनोसॉइड्स ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर इसे बोलते हैं डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। इसके अंदर हमारा कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा। दूसरा हमारे पास दूसरा क्या है, इसके अंदर दूसरा डिफेक्ट है इसके अंदर OATP का डिफेक्ट है। OATP के डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है नॉर्मली इसके अंदर लीवर में आ गया, उसका कॉन्जुगेशन भी नॉर्मल हो गया, वो CBD के अंदर भी नॉर्मली जा रही है वाया MRP2, लेकिन जो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन साइनोसॉइड्स में आ गया वो हमारा दोबारा से लीवर अपटेक नहीं कर पा रहा। तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो साइनोसॉइड्स में घूम रहा है इसका कुछ अमाउंट सीधा ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गया तो इसका मतलब कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो गया। तो इट इज़ फिर से मतलब जो बीमारी होगी उसका नाम है रॉटर सिंड्रोम। तो रॉटर सिंड्रोम और डुबिन जॉनसन दोनों के अंदर हमें कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन। तो हमने सबसे पहले देखेंगे कॉन्जुगेटेड टाइप। कॉन्जुगेटेड हमने क्या पढ़ा था कि अनकॉन्जुगेटेड इज वाटर इनसॉल्युबल, कॉन्जुगेटेड टाइप हमारा वाटर सॉल्युबल है। इसलिए अगर ये जब भी हमारे पास ब्लड में आएगा तो ये हमारे यूरिन में भी सिक्रीट होगा और यूरिन को येलोइश कलर देगा। प्रेजेंट नॉर्मली इन बाइल, ये नॉर्मली हमारा जो लीवर है वहाँ से सिक्रीट होगा वाया बाइल डक्ट बाइल के थ्रू और ये जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर। तो इट इज़ प्रेजेंट नॉर्मली इन बाइल जो हमारे बाइल डक्ट के थ्रू आएगा। इट इज़ लूजली बाउंड टू एल्बुमिन, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो इस एल्बुमिन से बाउंड होने की जरूरत ही नहीं है, तो इट इज़ लूजली बाउंड। इट इज़ फ्रीली फिल्टर्ड थ्रू रीनल ग्लोमेरुलाई और उसकी वजह से वो किडनी के अंदर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा। इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन ब्लड। लो कंसंट्रेशन में क्यों है, क्योंकि नॉर्मली जो भी लीवर के अंदर बना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वो नॉर्मली हमारा सारा का सारा इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट हुआ और सारा का सारा फीसिस के थ्रू बाहर। ठीक है, तो ये इट इज़ नॉर्मली लो कंसंट्रेशन इन ब्लड।
अब दूसरा वहीं पे अनकॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन देखते हैं। इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड टाइप इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए इसको जहाँ भी ये ब्रेक होगा आरबीसी, वहाँ से इसे लीवर तक लाने में एल्बुमिन से बाउंड होना पड़ता है। तो इट इज़ प्रेजेंट नॉर्मली इन प्लाज्मा, क्योंकि जब भी आरबीसी ब्रेक होंगे, जो चीज़ मोस्टली प्लाज्मा में ही होते हैं, इट कुड बी एक्स्ट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर, तो जहाँ भी वो ब्रेक होंगे तो वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड टाइप बिलिरुबिन ही बनेगा। तो वहाँ पे इट इज़ प्रेजेंट नॉर्मली इन प्लाज्मा, इट इज़ टाइटली बाउंड टू एल्बुमिन। क्यों? क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है, उसको ट्रेवल करना ही पड़ता है वाई बाइंडिंग टू एल्बुमिन। इट इज़ नॉट फ्रीली फिल्टर्ड थ्रू रीनल ग्लोमेरुलाई, तो इसलिए वो यूरिन के अंदर कभी भी एक्सक्रीट नहीं होगा, है ना। ये चीज़ देखना है, अगर यूरिन में येलोइश डिस्कलरेशन है तो इट इज़ नॉट ड्यू टू द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इट इज़ ड्यू टू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इसलिए जैसे देखा होगा बच्चों में, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर इमेच्योर होता है तो यही अनकॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन पेनिट्रेट कर जाता है, प्लस स्पेशली बेसल गैंग्लिया के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है और कर्निक्टेरिस कर देता है। चीफ फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, ये तो हमने देख लिया, जैसे ब्लड में जहाँ भी आरबीसी ब्रेक होगा तो इट इज़ अ चीफ फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन अवेलेबल इन ब्लड। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था। अब डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, क्या फ़ायदा हुआ बिलिरुबिन देखने के बाद, तो इससे हमें पता लग जाता है कि इट कुड बी अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट, और कुड बी कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टाइप ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो इसके डिफरेंसेस हम क्लिनिकल ही बता सकते हैं कि पेशेंट को अनकॉन्जुगेटेड टाइप है, कॉन्जुगेटेड। तो सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे इसके अंदर है न्यूनेटल जॉन्डिस, है ना। न्यूनेटल जॉन्डिस, इसके अंदर जैसे ही बताया था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, प्लस बच्चों के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इमेच्योर है ना, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इमेच्योर है, इसकी वजह से जो हमारा बिलिरुबिन है वो ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, प्लस स्पेशली बेसल गैंग्लिया के अंदर जाके डिपॉजिट होगा, उसकी वजह से फीचर्स आएंगे बच्चे के अंदर, उसे बोलेंगे कर्निक्टेरिस। तो अब इसके कॉजेज क्या हैं, सबसे पहला है न्यूनेटल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके अंदर न्यूनेटल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूनेटल एज, रिजल्ट्स फ्रॉम ज़्यादा हिमोलिसिस हो रहा है बच्चों के अंदर, प्लस इमेच्योर लीवर है, प्लस साथ में उस इमेच्योर लीवर की वजह से उसकी वजह से उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा, और जो सिक्रीशन है बिलिरुबिन का लीवर के थ्रू वो भी नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे हिमोलिसिस ज़्यादा हो रहा है, प्लस साथ में लीवर जो कॉन्जुगेट हो रहा कर रहा था वो नहीं हो पा रहा, प्लस जो बिलिरुबिन सिक्रीट होना चाहिए था वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। तो रिलेटिवली अनकॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। दूसरा है हीमोलिटिक जॉन्डिस, अगर किसी भी वजह से यहाँ जो मेरा आरबीसी हैं वो अगर ज़्यादा ब्रेकडाउन होंगे तो ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा, और उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो जाएगा। थर्ड कॉज के अंदर इसके अंदर कंजेनाइटल सिंड्रोम्स हैं, जैसे पढ़ा था इसमें क्रिगलन-नाजार सिंड्रोम। क्रिगलन-नाजार सिंड्रोम के अंदर क्या है, यूडीपी जीटी एंजाइम जो है उसकी सीवियर डेफिशिएंसी है। सीवियर डेफिशिएंसी, तो इट इज़ नोन एज क्रिगलन-नाजार टाइप 1। टाइप 2 इज माइल्ड टू मॉडरेट डिक्रीज इन एक्टिविटी, इसमें नॉर्मली पेशेंट फंक्शन करता रहेगा, इसके अंदर मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी एज कम्पेयर टू टाइप 1 क्रिगलन-नाजार बहुत कम है। तो इट इज़ जस्ट डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूडीपी जीटी एंजाइम, नॉट सीवियर डेफिशिएंसी। दूसरा है हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम, इट इज़ अ हेपेटिक डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, जो हमारा लीवर है वो बिलिरुबिन को अपटेक नहीं कर पा रहा, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड के अंदर रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास टॉक्सिक हाइपरबिलिरुबिनेमिया। टॉक्सिक हाइपरबिलिरुबिनेमिया में क्या है, इट इज़ ड्यू टू द टॉक्सिक इंड्यूस लीवर इंजरी, टॉक्सिक इंड्यूस लीवर इंजरी जिसकी वजह से लीवर डैमेज होगा, उसकी वजह से वो लीवर अपटेक नहीं कर पाएगा बिलिरुबिन का। एग्जाम्पल टॉक्सिक एजेंट्स आर क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मशरूम पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हमने अनकॉन्जुगेटेड देख लिया, कॉन्जुगेटेड क्या है, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया इट इज टिपिकली सीन व्हेनेवर देयर इज डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू द बाइल डक्ट और द बिलियरी सिस्टम। जब भी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा इट विल कॉज द कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस, इसके अंदर ये मेरा लीवर है, यहाँ पे जो मेरी बिलियरी सिस्टम है यहाँ पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इट विल कॉज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। फिर दूसरा इसके अंदर इट कुड बी स्टोन्स और इट कुड बी ट्यूमर्स। दूसरा है माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन, जो मेरे लीवर के अंदर कुछ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स हैं जो अंदर जो मर्ज करके एक साथ वो बिलियरी ट्री बनाती हैं और लास्ट में वो बाइल डक्ट बनाती हैं, तो इट कुड बी देयर ऑब्स्ट्रक्शन। तो इट इज सीन इन वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हमने देखा था ये लीवर है हमारा, लीवर के अंदर अगर कभी भी हेपेटाइटिस हुआ, लीवर इंजरी हुई तो उसके अंदर फर्स्ट साइन इज सेलुलर स्वेलिंग, तो सेल स्वेल्स करते जाएंगे और जो मेरा इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, तो जिसकी वजह से इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ फीचर ऑफ मतलब कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। लेकिन कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे हैमर पैम्पर होगा क्योंकि लीवर इंजरी है, तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड विल ऑल्सो बी रेज्ड प्लस कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया विल ऑल्सो बी देयर, दोनों मिलेंगे। अब इसका डिफरेंस तीसरा है इसके अंदर रॉटर सिंड्रोम। रॉटर जैसे हमने देखा था, रॉटर और डुबिन जॉनसन क्यों करता है वो चीज़ पिछले स्लाइड्स में देख लेना अभी। तो जॉन्डिस
इज क्लिनिकली एविडेंट। कभी भी हमें स्क्लेरा में अगर देखना है तो जॉन्डिस हमें जब भी दिखेगा व्हेन वैल्यूज ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सेवरल टाइप्स ऑफ जॉन्डिस हैं, इसके अंदर हिमोलिटिक है, प्री हिपेटिक है, हिपेटोसेलुलर या हिपेटिक जॉन्डिस है, और ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस है। सिम्टम्स तीनों तरह के जॉन्डिस में येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये जो तीनों हैं ये तीनों ऑब्स्ट्रक्टिव के फीचर्स हैं। ईचिंग होगा, ईचिंग क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो भी नॉर्मली हमारे बाइल डक्ट के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं इंटेस्टाइन में, तो वो हमारे इंटेस्टाइन तक नहीं ट्रेवल कर पाएंगे, तो वो हमारे ब्लड के अंदर लीक कर जाएंगे और वो एपिडर्मिस में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। इट विल कॉज द ईचिंग। तो उसके अंदर प्रोराइटिस के फीचर्स आएंगे। प्लस स्टूल बिकम लाइटर इन कलर, पेल कलर, जैसे वहाँ पे देखा था अगर बिलिरुबिन नहीं जाएगा तो स्टर्कोबिलिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से स्टूल विल बिकम पेल एंड ग्रीसी। यूरिन बिकम डीप ऑरेंज एंड फॉर्मी, क्योंकि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके अंदर जो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है हमने वो देखा था, इट इज़ वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल होगा तो वो हमारा फ्रीली फिल्टर होगा यूरिन के अंदर, तो यूरिन को येलोइश डिस्कलरेशन देगा। तो येलोइश डिस्कलरेशन देगा तो यूरिन ऑल्सो बिकम डीप ऑरेंज एंड फॉर्मी इन कलर। इसके अंदर किसके अंदर? ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव के 3 फीचर स्पेशल हैं, ईचिंग, स्टूल बिकम लाइट इन कलर, पेल कलर, और यूरिन बिकम डीप ऑरेंज एंड फॉर्मी। तो इसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लिनिकली कि पेशेंट प्री हिपेटिक है या पोस्ट हिपेटिक कॉज है, प्री हिपेटिक, हिपेटिक या पोस्ट हिपेटिक है। अब नॉर्मल रेंज कितनी होती है बिलिरुबिन की? टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0 to 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर। फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन इज 0 to 0.3, देन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज 0.2 to 1.2। अब किसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टाइप, डायरेक्ट टाइप और हिपेटिक जॉन्डिस? सबसे पहले इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया, जिसके अंदर 85% ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज इनडायरेक्ट टाइप, यानी टोटल जो बिलिरुबिन है उसका 85% इज टोटल, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टाइप इज 85% ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज इनडायरेक्ट टाइप, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया। दूसरा डायरेक्ट टाइप ऑफ हाइपर बिलिरुबिनीमिया, इसके अंदर मोर देन 50% ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज डायरेक्ट टाइप, मोर देन 50% ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज डायरेक्ट टाइप इज नोन एज डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया। इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन 50% है। और हिपेटिक जॉन्डिस किसे बोलेंगे? जिसके अंदर 15 to 50% ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड टाइप। ठीक है, 15 to 50% ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड टाइप इज नोन एज हिपेटिक जॉन्डिस। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस में हमने पढ़ा जैसे प्री हिपेटिक या हिमोलिटिक जॉन्डिस, हिपेटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस जब भी होगा जब भी उसके अंदर हमारा आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है। आरबीसी ब्रेकडाउन कब कब होगा? इट कुड बी इन सीन इन हीमोलिसिस, एबनॉर्मल आरबीसीज, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसीज, ड्रग एंड टॉक्सिन्स डैमेजिंग टू आरबीसीज, थैलेसीमिया और एनी हीमोग्लोबिनोपैथी। तो इसके अंदर जब भी आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया विल बी देयर। देन हिपेटिक, हिपेटिक के अंदर क्या है? लीवर इंजरी हो रही है किसी भी वजह से, तो इट कुड बी वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सिक हेपेटाइटिस, इंट्रा हेपेटिक कोलिलिथिस, इसके अंदर कोलिस्टेसिस होगा। इट कुड बी गिलबर्ट सिंड्रोम, क्लिगरन-नाजार सिंड्रोम। तो इसके अंदर जैसे हमने देखा अनकॉन्जुगेटेड तो होगा ही होगा, साथ में कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी होगा क्योंकि इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। प्लस इसके अंदर तीसरा है इसमें पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव कोज। इसके अंदर कुछ भी है अगर हमारा बिलियरी सिस्टम इन्वॉल्व है, अगर हमारा बिलियरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो इट विल कॉज द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाइपरबिलिरुबिनेमिया। इसके अंदर कॉजेज कुड बी एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस, गॉल स्टोन्स, ट्यूमर ऑफ द बाइल डक्ट, कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियाज और कार्सिनोमा ऑफ एम्पल ऑफ वाइटर। इनमें से अगर कोई सा भी बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इट विल कॉज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो हमने देख लिया वही चीज़ एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें हीमोलिटिक जॉन्डिस देखना है या प्री हेपेटिक जॉन्डिस सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस में सबसे पहले हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा रेज्ड है, इंक्रीज है। हमारे पास ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल है, लेकिन वैसे हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज रहेगा लेकिन वो ब्लड के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीवर की कैपेसिटी के अंदर है वो, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो हमारा रेज्ड हुआ वो सारा का सारा इंटेस्टाइन में जाएगा और वो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिनोजन में। तो हमारा यूरोबिलिनोजन जो यूरिन के अंदर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और जो फीकल मैटर के अंदर जो यूरोबिलिनोजन जा रहा है या स्टर्कोबिलिनोजन जा रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। प्लस हमें दूसरी चीज़ इसके अंदर ये देखनी है, ये जो हमारे पास ALP वैल्यूज़ हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, बाइल सॉल्ट्स, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया, और ये सारी चीज़ हमारे पास रेज्ड होंगी जब भी हमारे लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो हमारे पास जैसे सबसे पहले लीवर है, इसके अंदर हमारे पास आया अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यहाँ से ये कन्वर्ट होगा हमारी बाइल डक्ट के थ्रू, यहाँ पे हमारे कन्वर्ट होगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट होगा यूरोबिलिनोजन और वही हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन बढ़ रहा है, वो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा तो उसकी वजह से लीवर अपनी फुल कैपेसिटी पे जाएगा तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी थोड़ा बढ़ेगा।
लेकिन वो सारा का सारा इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा यूरोबिलिनोजन बढ़ेगा इंटेस्टाइन के अंदर, और वो यूरोबिलिनोजन थोड़ा सा ज़्यादा किडनी के अंदर एक्सक्रीट होगा। तो हमारा हीमोलिटिक जॉन्डिस में क्या क्या चीज़ होगा, जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो रेज्ड है, कॉन्जुगेटेड लेकिन ब्लड के अंदर नॉर्मल है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया। जो ALP वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ेंगी, जब भी हमारा बाइल डक्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो इट विल बी नॉर्मल। बाइल सॉल्ट्स हमारे रेज्ड होंगे, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो बाइल सॉल्ट्स विल बी नॉर्मल। फिर उसके बाद हमारा यूरिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो वो भी नॉर्मल है। प्लस यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन हमने देखा कि वो थोड़ा सा स्लाइटली रेज्ड है, प्लस फीकल यूरोबिलिनोजन या फिर फीकल स्टर्कोबिलिरोजन वो भी स्लाइटली रेज्ड है। फिर दूसरा हम यहीं पे अगर देखेंगे तो इसके अंदर हिपेटोसेलुलर या लीवर इंजरी। अब लीवर इंजरी में क्या हो रहा है, यहाँ हमारा लीवर इंजर्ड है तो लीवर हमारा कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। लीवर जब हमारा कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से विद टाइम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता जाएगा ब्लड के अंदर, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। प्लस साथ में इसमें इंट्राहिपेटिक बिलियरी डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, तो उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना वो सारा ब्लड के अंदर आ गया, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो ब्लड में है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड के अंदर बढ़ा तो उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ तक इंटेस्टाइन तक इतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाया। जब नहीं पहुँचा तो जो इंटेस्टाइन के अंदर यूरोबिलिनोजन है वो स्लाइट डिक्रीज हुआ, लेकिन कुछ अमाउंट में है। वहीं पे यूरिन में इट विल बी प्रेजेंट इन सम अमाउंट, लेकिन इट विल बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे हमारा लीवर के अंदर क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल बी रेज्ड, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल ऑल्सो बी रेज्ड, प्लस ALP हमने क्या बोला, इंट्राहिपेटिक बिलियरी डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, और कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ALP विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि बाइल सॉल्ट्स भी ब्लड के अंदर आ जाएं और वो यूरिन के अंदर हमें डिटेक्ट हो जाए, तो बाइल सॉल्ट्स विल बी नील। यूरिन के अंदर कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, यूरिन के अंदर कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया विल बी प्रेजेंट टू सम अमाउंट, क्योंकि कुछ हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसके अंदर ब्लड में बढ़ा है। लेकिन यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन विल बी प्रेजेंट बट नॉर्मल से कम अमाउंट में रहेगा, इट विल बी प्रेजेंट लेकिन नॉर्मल से कम अमाउंट में रहेगा। और ये चीज़ स्टूल के अंदर, क्योंकि हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं पहुंचा है ये, तो उसकी वजह से स्टूल के अंदर यूरोबिलिनोजन विल बी डिक्रीज या स्टर्कोबिलिनोजन विल बी डिक्रीज। अब हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर अगर हम फिर से देखें तो ये हमारा जैसे लीवर है, यहाँ से हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आया, यहाँ हमारा बाइल डक्ट से गया, बाइल डक्ट के थ्रू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जाएगा स्टूल के अंदर, वहाँ से कन्वर्ट होगा यूरोबिलिनोजन में, और यूरोबिलिनोजन वाया किडनी इट विल बी एक्सक्रीटेड एज यूरिन यूरोबिलिनोजन। तो अब ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज के अंदर हमारा क्या हो रहा है, जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हमारा प्री हिपेटिक नॉर्मल है, हेपेटिक नॉर्मल है, लेकिन जो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ वो सारा बिलिरुबिन हमारा इंटेस्टाइन तक नहीं आ पा रहा, तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये सारा ब्लड में चला जाएगा, तो यहाँ ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल बी इंक्रीज। तो लेकिन हमारा जो इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ रहा है इट विल बी डिक्रीज। जब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन बनेगा इट विल बी मार्केटली डिक्रीज। जब वो डिक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, उसकी वजह से किडनी से वो एक्सक्रीट भी नहीं होगा, इट विल ऑल्सो बी मार्केटली डिक्रीज। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर ब्लड फ्री बिलिरुबिन जो यानी अनकॉन्जुगेटेड टाइप है वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वो नॉर्मल है हमारा। ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल बी मार्केटली इंक्रीज। ब्लड के अंदर ALP लेवल्स, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर अमाउंट में है तो ALP विल बी मार्केटली इंक्रीज। यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन इज टू मच। प्लस कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया यूरिन के अंदर भी जाएगा क्योंकि वो ब्लड में ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू हेपेटोसेलुलर यहाँ पे ज़्यादा यूरिन के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जाएगा। प्लस यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूल के अंदर यूरोबिलिनोजन कम हुआ तो यूरिन के अंदर भी वो नहीं जाएगा, तो ऑलमोस्ट नील अमाउंट में यूरिन यूरोबिलिनोजन रहेगा। प्लस फीकल जो ये सेम चीज़ थी, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो इंटेस्टाइन के अंदर कम गया तो यूरोबिलिनोजन में कम कन्वर्ट होगा, तो स्टर्कोबिलिन भी नहीं बनेगा, तो इट विल ऑल्सो बी एब्सेंट। इसकी वजह से पेशेंट का क्ले कलर्ड स्टूल रहेगा, ऑलमोस्ट एज एफ कि वाइटिश पेल कलर्ड स्टूल पास कर रहा है पेशेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड इज यूरिन यूरोबिलिनोजन। जैसे यूरिन यूरोबिलिनोजन हमने बताया कि ये किस चीज़ में होगा, जब भी व्हेनेवर देयर इज, जैसे ये हमारा लीवर है, लीवर में यहाँ पे से हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आया, यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गया, वहाँ से इट विल बी कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन इट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड, और वहाँ किडनी के थ्रू इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिन यूरोबिलिनोजन। इंटेस्टाइन में दिस इज ओनली यूरोबिलिनोजन, है ना। तो ये चीज़ कब इंक्रीज होगा, या तो हमारा यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाए या हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ पे बढ़ जाए। तो इट विल नॉट बी सीन इन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, इट कुड बी सीन इन
हेपेटिक एंड प्री हेपेटिक कॉजेज। और इन कॉलीस्टैटिक फेज यहाँ पे जो है हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पे यूरोबिलिनोजन विल मार्केटली डिक्रीज। तो इंक्रीज का कब कब दिखेगा हमारा, इट विल बी मार्केटली इंक्रीज इन हिमोलिसिस, यानी जहाँ पे प्री हेपेटिक कॉजेज। इन कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस जहाँ पे भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इट विल डिसअपियर फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, इसके अंदर एरलिस्ट टेस्ट होता है जिसके अंदर इट विल गिव पिंक टू रेड कलर टू द यूरिन वेन एवर यूरिन यूरोबिलिनोजन इज प्रेजेंट। दूसरा हमारा बाइल सॉल्ट्स हैं। बाइल सॉल्ट्स भी जब हमने देखा था, जब भी ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा लीवर, जो हमारी बाइल डक्ट है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो बाइल सॉल्ट्स विल बी इंक्रीज्ड। तो बाइल सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हमारा फैसिलिटेट करेगा फैट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इसलिए जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बाइल सॉल्ट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक या इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा। तो इसकी वजह से एक तो पेल कलर्ड स्टूल तो होगा ही, क्योंकि स्टर्कोबिलिनोजन नहीं है, प्लस साथ में वहाँ पे ग्रीसी स्टूल होगा, चिपचिपे स्टूल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बाइल सॉल्ट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा है इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये सब इसके अंदर बस ये बाइल सॉल्ट्स कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये करते हैं हेस टेस्ट के अंदर। हेस टेस्ट सरफेस टेंशन, इसके अंदर सरफेस टेंशन इज द मैकेनिज्म। बाइल सॉल्ट्स व्हेन प्रेजेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द यूरिन। बस ये चीज़ याद रखना, बाइल सॉल्ट्स को कैसे देखते हैं, वाया हेस टेस्ट। ठीक है, तो आज की स्लाइड में इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बेसिकली बिलिरुबिन आज हमने देखा, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म देखा, रोल ऑफ बिलिरुबिन देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस देखे। अगली क्लास में हम अदर फंक्शंस ऑफ लीवर देखेंगे, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस है, अमोनिया है, प्लस मोस्टली हम देखेंगे इसके ओटीपीटी, एएलपी, एएसटी, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, किसको एक्यूट हेपेटाइटिस, किसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस देखेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना ही था। साइनिंग ऑफ, इट्स डॉक्टर कुणाल चौहान। थैंक यू।